का सर वो बॉन्ड बोला था कि नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में करना है, और हाँ कार्बन डाइऑक्साइड NO प्लस और हाँ Cl ये माइनस। सब एग्जाम्पल करा है। अच्छा ओके, उसके बाद लिखना है। सर हाँ बोलो। सर आप बताए थे जो टाइसिलाइन एमीन जो बैक बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद एक बार डिस्कस कर देना चाहिए। क्या बैक बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद? वो सर टाइसिलाइन एमीन आप जब पढ़ाए थे बोले थे जी बैक बॉन्डिंग पढ़ाने के बाद एक हाँ बार तो बैक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा ना, अभी पढ़ाया कहाँ है यार, ठीक है ना। अभी इसमें देखो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, पहले इसमें तो रुको। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है molecules having 3 और greater atom, 3 या 3 से ज्यादा एटम होगा उसमें, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जगह बॉन्ड ऑर्डर लिखो, बॉन्ड ऑर्डर निकालना जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख नहीं सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 और ग्रेटर एटम्स। मॉलिक्यूल्स हैविंग 3 और ग्रेटर एटम। जैसे यहाँ पर देखें, पहले फॉर्मूला लिख ले बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ये फॉर्मूला पहले लिखे आप। दिस इज फॉर किसके लिए? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हाँ उसके लिए। ऐसे एग्जांपल देखें, अगर मुझे कार्बोनेट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है कार्बोनेट का स्ट्रक्चर। तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ? 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 है। एक है। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3 है सिग्मा बॉन्ड। है। तो कितना हो जाएगा? 4/3। मतलब इस मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 4/3 है। इसी तरह जैसे अगर ओजोन के अंदर निकालने बोल दिए जाए तो बताओ, ओजोन के अंदर आपको पता है ना, आगे आगे जाकर ना रेजोनेंस पढ़ोगे। रेजोनेंस के अकॉर्डिंग ना इसमें ये तीनों CO बॉन्ड इक्वल लेंथ के हैं। पता है? रेजोनेंस तो पढ़ा होगा ना आपको जी? हाँ सर पढ़ा है। हाँ तो पढ़ा है। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये रेजोनेंस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये देखो, ये रेजोनेंस करेगा चार्ज सिंगल बॉन्ड चार्ज। रेजोनेंस के लिए कैनोनिकल स्ट्रक्चर के लिए कंडीशन होता है कि 4 सिंगल बॉन्ड चार्ज का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये माइनस चार्ज भी रेजोनेंस करेगा इस पाई बॉन्ड के साथ, ये माइनस चार्ज भी रेजोनेंस करेगा पाई बॉन्ड के साथ। पर तो सर क्या यहाँ होगा पे तो कंजुगेशन नहीं है, तो फिर रेजोनेंस कैसे कैसे होगा? कंजुगेशन? कैसे कंजुगेशन नहीं है यार? 4 सिंगल बॉन्ड चार्ज है कंजुगेशन। अगर थोड़ा सा मैं इसको ऐसे, ये होगा ऐसा, सीखे हो ऐसा? ये सिमिलरली ये वाला भी कंजुगेशन करेगा। मतलब मैं बताना चाहता हूँ, इसका 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर को मिला देते हैं तो रियल हाइब्रिड मिलता है। रियल हाइब्रिड ये पढ़ा होगा आपने थोड़ा। रियल हाइब्रिड ही रियल होता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर इमेजिनरी होता है। चलो तो ये सब पर बाद में आएंगे सर। हाँ बोलो सर। ये सर बॉन्ड ऑर्डर से क्या बता सकते हैं कि इसका रेजोनेंस होगा या नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई लिंक नहीं है, ठीक ना। बट ऐसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कार्बोनेट आयन के अंदर तीनों CO बॉन्ड इक्वल लेंथ के होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण तीनों CO बॉन्ड ना इक्वल लेंथ के होते हैं।
अगर रेजोनेंस नहीं होता तो क्या होता बताओ। ये CO बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो CO बॉन्ड क्या होता है, आपको पता है ना कि बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर क्या है, बताया था बॉन्ड ऑर्डर का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताया था, बॉन्ड एनर्जी का हाँ ऑर्डर सर, बताया था, सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताया था उल्टा। ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल ऐसा बॉन्ड बताया था। तो अगर अगर रेजोनेंस नहीं होता यार तो देखो ना, ये CO बॉन्ड क्या होना चाहिए, छोटा लेंथ के होना चाहिए, हाँ डबल बॉन्ड हाँ सर, इसलिए, और ये दोनों होना चाहिए क्या, बड़ा लेंथ का होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर, बट कार्बोनेट के अंदर ऐसा देखा जाता है कि जो तीनों CO हैं, तीनों CO बॉन्ड लेंथ इक्वल होते सेम हैं, है। सेम होते हैं, रेजोनेंस होते हैं इसमें, रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम डिटेल चर्चा कौन सा चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करूंगा ना, तो वहां मैं GOC जब पढ़ाऊंगा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पर मैं रेजोनेंस की चर्चा करूंगा। रेजोनेंस का डिटेल चर्चा, रेजोनेंस इज नथिंग बट द डीलोकलाइजेशंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन पैरेलल p ऑर्बिटल्स, बोला जाता है रेजोनेंस। और वहां पर हम डिटेल चर्चा, कैसे किसी मॉलिक्यूल्स पे कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कौन किसके इक्वल है, वहां पर डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पर पहले आपका नेक्स्ट जॉब बनता है ओजोन के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बताना, तो इसका स्ट्रक्चर बना लो पहले, ऐसा ही होगा। हाँ सर, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बताओ, 1+1 पाई बॉन्ड एक है, और सिग्मा बॉन्ड क्या है, एक यहाँ और एक ये भी बेसिकली एक सिग्मा हाँ बॉन्ड ही है, सर, दो है। 3p2। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दैट इज 1.5 1.5 हो जाएगा। इसी तरह आप मुझे सल्फेट के अंदर बताओ, सल्फेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर बताओ, सल्फेट का स्ट्रक्चर बना लो पहले। सर सल्फेट का 1.5 ही होता है। सल्फेट का देख लो हाँ सर 1 1.5। + 2/4 दैट इज 1/2 1.5 हो जाएगा। 1.5। कार्बन डाइऑक्साइड का देखो बताओ, देखो स्ट्रक्चर बनाना आता है, बॉन्ड ऑर्डर 2 हो जाएगा, जी हाँ सर। सर, 2 हो जाएगा। तो हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए, सर वो सर सल्फर वाला एक बार रुकिए। हाँ हाँ बना लो। हाँ सर, हो गया। हो गया। अब कुछ हाँ सर, क्वेश्चंस लिखो, क्वेश्चन लिखिए, फिर उस जो पढ़े हैं इस पर क्वेश्चंस भी तो होना चाहिए। लिखो, क्वेश्चन लिखिए, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ increasing order of arrange के बाद arrange following in increasing order of OO bond length, OO bond length, OO bond length, OO bond length, OO bond length। रुक जाओ, क्वेश्चन देखो यहाँ पर लिख दिया मैं, ये सब मॉलिक्यूल्स है, ओ बॉन्ड लेंथ बताना है। तो बेसिकली ना आप क्या करो ना, ये जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये दोनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो इसका केटायन पार्ट आप देख लो, केटायन पार्ट क्या होगा इसका,
O2 क्या होगा? हाँ सर, O2 क्या? O2 AES 6+। अरे ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स। तो ये देखो -6, ये -6, आर्सेनिक इस पर +3 चार्ज होगा। O2 सर 3+। रुक जाओ, O2 3+। आर्सेनिक है, आर्सेनिक ना ना, +3 मीन्स -3, नहीं नहीं नहीं, O2 +1, O2 +1 और इसके ऊपर -1 चार्ज, -1 चार्ज, ये +5। हाँ हाँ ठीक है। देखो आर्सेनिक इसमें बेसिकली ना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आपको पता है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन फैमिली का ये एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, तो आर्सेनिक +5 भी शो करते हैं, ठीक। हाँ सर। हाँ तो अगर +5 लेंगे तो इतना तो सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखाया था। क्लोरीन का -1 होता है, तो इसके ऊपर -1, तो इसके ऊपर +1। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बेसिकली O2 +1 में है। यहाँ पर सिमिलरली क्या होगा बताओ, अगर ये +4 में है तो ये क्या हो जाएगा -6, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा -2 -2, +2। तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा +2। मतलब यहाँ पर +2। जो ऑक्सीजन है O2 2+ में, यहाँ पर ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, ये हम जानते हैं बेरियम पर O2 +2 चार्ज होगा, होगा। O2 2-, दैट इज सुपर ऑक्साइड, ये पर ऑक्साइड। तो क्या आपको ये सब में बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है? हाँ सर। तो निकालो बॉन्ड ऑर्डर, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो आप। ऑक्सीजन में तो पता है आपको बॉन्ड ऑर्डर। देखो नाइट्रोजन तक तो बोला था याद रखने के लिए आपको, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। उसके बाद हाँ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। हाँ सर। एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6 - 4 दैट इज 2/2। यहाँ पर ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर हो गया, 6 - 2 4/2 दैट इज 1 आना चाहिए, आई थिंक सो। कितना आना चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर 1 ही बताया था ना इसमें। हाँ सर। हाँ चलो, तो इसी तरह सबको बनाओ जल्दी से। इसमें बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ? इसमें 6 - 1 6 - 1 सर 1 O2 का 4। बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता है ना सर सर O2 का 2 होगा, O2 हाँ, माइनस का O2 1 का, होगा। अच्छा O2 का कितना होगा? 2 होगा, जी क्योंकि 6 - 2 4/2। हाँ 2, ठीक है ठीक है। O2 +1 का बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 2.5 2.5 होगा। 2.5 आएगा। 5 हो जाएगा। O2 2+ का बताओ, 3 हो जाएगा। 3 आएगा। 3 और O2 2- का बताओ, 1 आएगा। होगा। हाँ 1 आएगा। वो 6 - 4 हो जाएगा, दैट इज 2 1, ठीक है। चलो ये बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर निकल गया। बॉन्ड लेंथ पूछा है, ओ बॉन्ड लेंथ पूछा है, तो बताओ सबसे बड़ा किसमें होगा? O2। ये बी O2 2- बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा किसमें है? O2 2-। O2 2-, फिर फिर होगा सर O2। O2, फिर उसके बाद O2 O2 +1 O2 प्लस +1, और फिर O2 प्लस O2 O2 2+। प्लस। 2+। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स ना सबसे ये कॉम्प्लेक्स में सबसे बड़ा O बॉन्ड लेंथ होगा। समझ गया ना क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ सर। लिख लो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। तो अगला क्वेश्चन इज दैट, ये लिख लिया था ना ये, उसके बाद लिखो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामैग्नेटिक?
पहला लिख लीजिएगा C22 माइनस C22 माइनस लिख रहे हो ना। दूसरा लिख लीजिएगा C22 माइनस लिख लिया। दूसरा हाँ, लिखना है KO2। तीसरा लिखना है दैट इज SRO2। फिर लिखना है NO। फिर लिखना है आपको B2। फिर लिखना है आपको O2। सर B2 हाँ B2 बोरॉन B2। B2 के बाद सर हाँ B2 के बाद क्या है देखो लिखा हुआ बोर्ड पर। मतलब ये सब में कौन कौन पैरामैग्नेटिक है आपको ये बताना है। देखो यहाँ पर बताओ, यहाँ पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? सर C2 पैरामैग्नेटिक, 14 C22 माइनस पैरामैग्नेटिक। C22 माइनस इज ए पैरामैग्नेटिक। नो सर डायमैग्नेटिक होगा। डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक होगा ना यार। देखो C2 तो जानते हाँ, हैं सर। कॉन्फ़िगरेशन सर लिखना। 2 होता है ना। 14 होगा, 14 होगा। ये C2 एक्चुअली C22 माइनस का ना नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा, समझा? हाँ सर, 14 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। हाँ 14 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन जैसा हो जाएगा। तो नाइट्रोजन में तो पूरा बॉन्डिंग फुल हो जाता है ना, कहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये तो डायमैग्नेटिक है ना। यहाँ पर देखो ये क्या है O2, ये क्या है केटायन +1 है तो एनायन O2 -1। माइनस पैरामैग्नेटिक हो इस वन गया। पैरामैग ये कैसे कितना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा बताओ? 8 वैलेंस 8 16 16 1 17 17 17 इलेक्ट्रॉन। ऑड है तो ये पैरामैग्नेटिक होना ही है। यहाँ पर देखो क्या है, ये O2 2 2 माइनस +2 है, ये -2। डायमैग्नेटिक तो होगा अभी सर। इसमें कितना 18 इलेक्ट्रॉन तो ये डायमैग्नेटिक होगा। यहाँ देखो ये इसमें कितना इलेक्ट्रॉन बताओ? ये 7 इलेक्ट्रॉन इसमें और 8 इलेक्ट्रॉन इसमें। 8 7 कितना होता है? 15। हाँ सर। 15। ऐसे भी आपको याद रखने के लिए बोला था NO और NO2 क्या है? NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं और ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होंगे बताओ? पैरा ही सर होंगे ना। पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। हाँ ये ध्यान रखना है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स। although they have even number of electrons important, बट इसका जब ये सब कैसे हैं, ये पैरामैग्नेटिक है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लो, कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देख लीजिए। ऑक्सीजन में तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, देखा था। ऑक्सीजन में तो देखा था ना कि π*2px और π*2py में एक इलेक्ट्रॉन था। इसी तरह इसमें भी क्या हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, π2px और π2py में एक इलेक्ट्रॉन्स होगा, समझा? ये तो कॉन्फ़िगरेशन लिखे थे हम। हाँ लिखा था, पैरामैग्नेटिक है। Yes, ऑल्दो sir. इनके पास, इन दोनों के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंफ्यूज नहीं करना है। ऑल्दो these two have even number of electrons, but एक्चुअली हम कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखे थे, ये दोनों पैरामैग्नेटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो बताओ, ये ऑक्साइड है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 20। हाँ तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये तो ये यहाँ देख लो ना, तो ये क्या होगा? ये तो ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा। हाँ सर। 2 8। हाँ और ये क्या है? ये तो बताया ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स है, ऑड तो इलेक्ट्रॉन पैरा ही मॉलिक्यूल सर, पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। तो कौन पैरा है आप देख लीजिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, ये हो गया तो। सर। समझाइए ना। हाँ बोलो। सर वो सर MgO में जैसे करे कि ऑक्सीजन का सर देखते ही पता चल जाएगा वो हाँ सर। देखते ही पता लग जाएगा ना यार, उसका MOT ऑक्सीजन का कैसे लिखे?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन मतलब मॉलिक्यूल को कंबाइन होना चाहिए ना, हाँ सर। सर वो तो मतलब सिंगल सर एटम से। Mg और ऑक्सीजन का कॉम्बाइंड इलेक्ट्रॉन का करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ओनली वो ऑक्सीजन का देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। अब ओके। कंबाइन भी देख लो तो इवन नंबर आएगा। हाँ अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखो n बॉन्ड लेंथ, n बॉन्ड लेंथ, n सिंगल बॉन्ड, n बॉन्ड लेंथ in nitrogen in N2 is less than N2 plus while NO bond length, N single bond O bond length in NO is greater than NO plus 1। एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर NN बॉन्ड लेंथ जो है ना, NN बॉन्ड लेंथ के बारे में बात हो रही है कि N2 का जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज लेस देन N2 प्लस, बट NO बॉन्ड लेंथ इसके अंदर ज्यादा है NO प्लस 1 से। एक्सप्लेन करना है आपको। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये है N2 14 इलेक्ट्रॉन है, और ये N2 मतलब यहाँ से क्या हुआ हो गया, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए होंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ होगा, तो ये क्या होगा 13 N2 प्लस 1 बना होगा 13 इलेक्ट्रॉन्स। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से गया होगा, इसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल से गया होगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये लूज किया। इसका तो बॉन्ड ऑर्डर जानता है यार कितना होता है, बताओ 3 होता है। 3 इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 2.5। हाँ तो देख लो ना, NN बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होना चाहिए, NN बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होना चाहिए, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन कि NN बॉन्ड लेंथ N2 प्लस में ज्यादा है एज कंपेयर टू N2, ठीक, हाँ सर। क्योंकि हाँ बॉन्ड सर, लेंथ कम है हाँ ना, सर। इनवर्सली लेंथ प्रोपोर्शनल तो इनवर्सली होता है ना। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात होगा तो N2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा N2 प्लस 1 से, क्योंकि बॉन्ड देख लो। हाँ सर। अगर बॉन्ड लेंथ की बात होगी तो NN बॉन्ड लेंथ विल बी ग्रेटर, यहाँ पर लेस। इसी तरह देखो NO में, देखो NO में टोटल कितना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है बताओ, 15 15 इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5 2.5 होगा। 2.5 अच्छा यहाँ पर कहाँ से इलेक्ट्रॉन से रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग से होगा ना। एंटी बॉन्डिंग रिमूव होगा, हाँ 3 सर। हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। हाँ एंटी बॉन्डिंग से रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग से रिमूव होगा, और ये क्या बन जाएगा NO प्लस बन जाएगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर अभी हो जाएगा दैट विल बी क्या, 3 कितना हो नाइट्रोजन जाएगा के बराबर। 3 हो जाएगा, 3 हो नाइट्रोजन के जाएगा। बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्या बोला गया कि NO बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन NO प्लस बॉन्ड लेंथ। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या बोला गया, ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे इसको। हाँ सर। हाँ सर। फिर इसको लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। हो गया सर। हो गया, अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन इज दैट, सर हाँ बोलो।
सर कोई कोई एटॉमिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से पूरा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने का जरूरत क्यों नहीं है? SrO2 MgO या से पूरा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने हैं तो क्या होगा? वो तो पूरी इलेक्ट्रॉन से सर बाहर चल जाएगा। क्या पूछा यार, क्या क्या बोल दिया तुरंत तुरंत? फिर से बोलो, फिर से। सर मैं बोल रहा हूँ वो MgO और SrO2 जो है ना पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, हाँ उसमें तो सर जो O2 माइनस उसका ऑक्सीडेशन चार्ज से कोई इलेक्ट्रॉन है वो तो सर बॉन्ड ऑर्डर निकल रहा। हाँ हाँ तो सर वो MgO पूरा कलेक्ट करने इलेक्ट्रॉन तो वो तो 12+8 तो वो तो 20 हो जाएगा ना। हाँ तो सर उसमें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद वो तो सर डायमैग्नेटिक ही होगा। तो हाँ, उसने सर तो पूरा निकाल लो ना। इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कलेक्ट किया? अरे अरे यार, वो हाँ, अगर निकालेंगे ना तो वो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी, हम किसके अंदर है? ये बात भी देखो ना यार। एमजीओ एक कैसा कंपाउंड है, पहले ये बताओ ना तुम पहले। एमजीओ एक कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड। हाँ, तो क्या हम आयनिक कंपाउंड के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे थे क्या? क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है क्या? बताओ, नहीं सर। क्या मैग्नीशियम ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड है? नहीं ना। नहीं सर। नहीं हाँ, सर। तो ये बताओ, तो क्यों हम इसके अंदर पूरा ये बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा है यार? समझ रहा है, समझ में आया? हाँ सर। तो अभी ये क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, E1 और E2 एनर्जी को कंपेयर करना है। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, E1 और E2 एनर्जी को कंपेयर करना है। सर E1 greater than E2। E1 ग्रेटर देन E2। हाँ सर E1 ग्रेटर देन E2। सर E1 greater than E2। हाँ सर E1 greater than का E2। सर बॉन्ड E1 स्ट्रेंथ ग्रेटर देन, ज्यादा है, उसके से रुक जाओ। इलेक्ट्रॉन निकालने का सर ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये N2 है, ये N2 प्लस में गया है और विथ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर कौन सा, कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ही लूज हुआ होगा ना, बॉन्डिंग सर। इलेक्ट्रॉन लूज हुआ होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? 3 था। 3 था। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना था? कितना हो जाएगा इसका? 2.5 हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। और इस केस में देखो NO में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 15 इलेक्ट्रॉन्स आई थिंक सो, हाँ सर। 15 इलेक्ट्रॉन्स ना। हाँ तो सर। 15 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लूज होगा बताओ? एंटी एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग, बॉन्डिंग से। एंटी Anti बॉन्डिंग bonding से से। लूज होगा, एंटी बॉन्डिंग से लूज होगा और NO प्लस और एक इलेक्ट्रॉन्स बना देगा। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इसमें E1 एनर्जी लगा है, इसमें E2 एनर्जी लगा है। तो बताओ ये रिलेशंस कौन होगा, कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? बताओ, ये बनने के बाद ये देख रहे हो इसका बॉन्ड एंटी ऑर्डर, बॉन्डिंग आसानी से एंटी लूज बॉन्डिंग करेगा। आसानी से। हाँ, ये एंटी बॉन्डिंग आसानी से, मतलब E2 का वैल्यू कम होगा, E2 का वैल्यू कम होगा ना, क्योंकि ये हाँ इलेक्ट्रॉन सर, एंटी आसानी से बॉन्डिंग। लूज क्यों करेगा? लूज करने के बाद इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और एंटी बॉन्डिंग से क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग जितना इलेक्ट्रॉन्स रखता है उससे अनस्टेबल होता है मॉलिक्यूल्स, होता है ना। तो अभी ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये E2 विल बी लेस देन द E1। समझ गया? तो फिर से हाँ बोल सर। दीजिएगा, मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा, फिर से बोल देता हूँ। देखो यहाँ पर से क्या है, NO में एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एंटी बॉन्डिंग जी से अच्छा। इलेक्ट्रॉन जाकर ये स्टेबल हो रहा है। हम्म। ठीक, यहाँ पर बॉन्डिंग से, ये जो कि पहले स्टेबल था उससे इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहा था। जैसे ऐसे समझो ना, अगर हम नोबेल गैस से इलेक्ट्रॉन लूज करें
Air प्लस बनाए, इलेक्ट्रॉन्स बनाए, ठीक है। और एक और दूसरा मॉलिक्यूल से, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने में क्या बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है ना, इससे निकालने जी में बहुत सर। ज्यादा एनर्जी लगता है ना। तो यहाँ पर तो वही हो रहा है ना, बॉन्डिंग से आपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है। ये पहले स्टेबल था, बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो, तो ऑब्वियसली ये एनर्जी बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकालने से ये स्टेबल हो रहा है, इसलिए बोल रहा है कि U1 इज ग्रेटर देन E2। समझा, आप समझ में आया ना ये? अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछते हैं, कलर वाला। लिखो O2 is colorless. O2 is colorless and paramagnetic. O2 is colorless and paramagnetic. O2 is colorless and paramagnetic. While F2 is colored and diamagnetic. F2 is colored and diamagnetic. F2 is colored and diamagnetic. सर पैरामैग्नेटिक कॉइल। While WHILE, while F2 is colored and diamagnetic. Explain. इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ऐसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। सर हाँ, O2 के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो उसका तो ट्रांजिशन स्टेट नहीं होगा, तो कलर कैसे दिखाएगा? क्या F2 में क्या? तो O2 में तो तो कलरलेस कोई है ना। इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। O2 में कौन बोला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है O2 में। हाँ सर, हाँ यस सर। O2 में तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग में। सोचो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो थोड़ा, क्यों ऐसा होगा? देखिए समझिए, देखो एक पहले टर्म समझो, एक होता है HOMO। HOMO का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक दूसरा टर्म होता है LUMO, जिसका मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखोगे ना, ऑक्सीजन का ऑलरेडी आपको मैं कॉन्फ़िगरेशन सिखा चुका हूं। ऑक्सीजन का है तो पहले आएगा सिग्मा 2pZ, तो ये वाला जो है ना, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर
अपना हो गया 10, 12, 14 और एक 15 और एक 16। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, जो ये ऑर्बिटल देख रहे हो ना, दिस वन इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है इसका, ये जो देख रहे हो ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसी में गया ना, तो इसको बोलेंगे HOMO है। ये ऑक्सीजन का ये HOMO है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। और इसका LUMO कौन है, LUMO इसके बाद वाला ऑर्बिटल्स कौन है, दैट इज सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz। ये इसका क्या है, LUMO। पहले समझ में आ रहा, बताओ ऑक्सीजन के केस में HOMO और LUMO। HOMO तो क्या एक बार है, सर वो एक बार फिर अच्छे से से बता, बता फिर से पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक। हाँ सर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इसमें गया, इन दोनों में ही गया लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो जो हाँ लास्ट सर। इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HOMO बोलते हैं। दैट इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ठीक। सर। हाँ सर। और हाँ उसके ये क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरा गया है ना, यहाँ तक तो आपने इलेक्ट्रॉन भरा है। हाँ तो सर। दिस इज LUMO, दिस इज HOMO, दिस इज LUMO। हाँ सर ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पर समझना है कि क्या बोला गया। देखो कलर शो किया है, एक कलर शो करने का रीजन आपको बताए थे, अगर आपको याद हो तो फजन शुरू। हाँ सर वो सर सिग्मा 2pz पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है। सिग्मा 2pz पर कहाँ 2 इलेक्ट्रॉन यार, ऑक्सीजन में देखो तो थोड़ा, 18 इलेक्ट्रॉन। ये तो ऑक्सीजन 16 इलेक्ट्रॉन तो पूरा हो गया यहीं पर। ओ सर समझ गया, हाँ। समझ गया। हाँ सर। तो अभी इसमें ये मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कलर शो करने का एक रीजन आपको बताया था, याद हो आपको तो, कि जैसे AGI Polarization कलर्ड होते हैं। हाँ, हाँ पोलराइजेशन, सर, पोलराइजेशन ऑफ एनायन के कारण भी कलर शो करता है, और इसका हाँ इंटेंसिटी कोवेलेंट ज्यादा कैरेक्टर होता है। ज्यादा होता है तो कलर ज्यादा होगा। कलर शो करते हैं, बिल्कुल गुड, वो याद है आपको। यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, HOMO से LUMO में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो भी कलर एग्जिबिट होते हैं। क्या बोला, HOMO से LUMO में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, वो भी क्या होते हैं, कलर एग्जिबिट कलर करते हैं। एग्जिबिट। हाईएस्ट ऐसा एनर्जी होता है लेवल ना? से लोएस्ट एनर्जी लेवल। हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके क्या होगा, LUMO में चला जाएगा, और जब LUMO से फिर जब HOMO में जाएगा तो क्या होगा, ये कुछ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ एमिट करेगा। और अगर वो आपका विजिबल रीजन में आएगा तो ये कलर शो करेगा। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया गया है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाँ सर। हाँ, कि जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो कुछ वेवलेंथ एमिट करता है। अगर वो वेवलेंथ आपका विजिबल रीजन में आएगा, विजिबल रीजन मतलब क्या, 4000 एंगस्ट्रॉम से और 7500 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर हाँ, आएगा वेवलेंथ, देन इट विल शो कलर। तो अभी क्या हो रहा है ना, इन केस ऑफ ऑक्सीजन के केस में ना, ऑक्सीजन के केस में जो HOMO और LUMO के, ऑक्सीजन के केस में HOMO और LUMO के बीच जो गैप होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, गैप बहुत ज्यादा होता है। तो ये गैप, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से तो जा रहा है, और जब ये रिटर्न्स बैक आ रहा है, तो क्या हो रहा है, जब रिटर्न आ रहा है तो ये जो वेवलेंथ एमिट कर रहा है, ये आपका विजिबल रीजन में नहीं आ रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में चला जा रहा है, इसलिए कलर्ड आपको नहीं दिखा रहा है, ये कलरलेस शो हो रहा है। समझ रहा है, पहले ऑक्सीजन तो ये समझ में आ रहा है ना, पैरामैग्नेटिक है, और ये कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट, इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप है ना, हाई है, एनर्जी गैप हाई होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न्स बैक हो रहे हैं, दैट इज नॉट कमिंग अंडर विजिबल रीजन्स, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन इज कलरलेस। बट इन केस ऑफ फ्लोरीन देखोगे, फ्लोरीन के केस में क्या होगा, HOMO और LUMO के बीच जो गैप होगा ना, मिनिमम होगा,
और मिनिमम होने के कारण जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न्स बैक करेगा देन दैट वेवलेंथ विल कम अंडर विजिबल रीजन, इसलिए क्या होगा F2 कलर्ड होगा। बात समझ में आ रहा, बताओ? हाँ सर। हाँ सर। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लिख देता हूँ क्या, ऑक्सीजन के केस में एनर्जी गैप बिटवीन HOMO and LUMO is high. HOMO and LUMO is high. So emitted wavelength goes under ultra region, इसलिए क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। इसी तरह फ्लोरीन के केस में भी लिख लो अपने से। फ्लोरीन के केस में क्या होगा, HO, ये जो LUMO और ये जो HOMO के बीच जो गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, स्मॉल होता है। एनर्जी गैप इज स्मॉल, इसलिए जो एमिटेड वेवलेंथ है दैट गोज अंडर विजिबल रीजन, इसलिए F2 इज कलर, उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। आपको पता होगा कि ऑल हाइड्रोजन आर कलर्ड, जो भी हाइड्रोजन्स है ना, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब कलर्ड होते हैं। तो अगर ये इसमें भी कलर, वो क्यों कलर्ड होते हैं उसका रीजन बताना रहता है, तो उसमें भी यही सेम एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि उसमें भी दैट इज HOMO से LUMO का इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है, इसलिए वो कलर्ड होते हैं। और कलर भी याद रखना है, जो भी आपका हैलोजेंस है ना, कलर में लिखा देता हूँ, उसको ध्यान रखना है। ये हो गया था ना, ये समझ गया था ना सब? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, देखो कलर याद रखना, ये फ्लोरीन क्लोरीन का है सब। लिखो यहाँ पर ऑल हाइड्रोजन्स आर कलर्ड, all halogens are colored. Explain. और कलर ये ध्यान रखना, लिख देता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका येलो, लाइट येलो, लाइट येलो है, लाइट येलो। ये लाइट येलो और ये ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो, और इसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर। और इसका जो होता है ना, इसको बोलते हैं वायलेट कलर सॉलिड। तो ये जो हाइड्रोजन्स है ना, कलर याद होना चाहिए आपको, और खास करके ब्रोमीन वाला खास करके रेडिश ब्राउन। NO2 का कलर भी रेडिश ब्राउन होता है। तो इसमें क्या, ये सब का भी एक्सप्लेनेशन क्या होगा, इसमें भी वही सेम एक्सप्लेनेशन। ये ध्यान रखना, फ्लोरीन के केस में ना, ये जो एनर्जी गैप होता है
एनर्जी गैप होता है हाई होता है। मतलब ये जो HOMO और LUMO के बीच जो एनर्जी गैप होता है ना, ये हाई होता है, हाई। यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर और कम हो जाता है, यहाँ पर बहुत कम हो जाता है। ये जो एनर्जी गैप है ना HOMO से LUMO के बीच, ये जो एनर्जी गैप है स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। एनर्जी गैप स्मॉल है। अगर एनर्जी गैप स्मॉल है तो ये बताओ विबग्योर में हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, और सबसे कम हाँ एनर्जी सर। इसी का होता है ना, एनर्जी हाँ मिनिमम सर। इसी का होता है, एनर्जी मिनिमम इसी का होता है, और इसका एनर्जी क्या होता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। आपने ये आपने जरूर पढ़ा होगा। मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, एक्साइट होकर LUM में हो गया, एनर्जी गैप स्मॉल है, एनर्जी गैप स्मॉल है। जब वो रिटर्न्स बैक करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग कलर एमिट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग कलर एमिट करता है, कॉरस्पॉन्डिंग कलर एमिट करता है। मतलब अगर ये कम एनर्जी वाला, मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट जो हुआ ना, ये एनर्जी गैप स्मॉल है, तो जब वो रिटर्न बैक होगा तो वो वेवलेंथ एमिट करेगा, वो वेवलेंथ एमिट करेगा जिसका एनर्जी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा मतलब वेवलेंथ मिनिमम होगा। वेवलेंथ मिनिमम किसका है देखो, समझ रहा है? तो इसलिए I2 का कलर क्या है, देख लो यहाँ पर वायलेट है। इस केस में देखो क्या है, ये गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है। तो अभी क्या होगा ना, जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इमिट करेगा उसका एनर्जी कम होना चाहिए, मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। अब वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, इससे देखो ये कुछ येलो कलर, येलो रीजन में आ रहा है, तो ऐसे करके हम समझ सकते हैं। ये भी ध्यान रखना, रीजन तो आप जानते हो कि HOMO से LUMO इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, बट ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो एनर्जी गैप है आयोडीन के केस में कम है। ये समझ में आया, बताओ? सर वो सर विबग्योर से क्या बताए वो सर समझ में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आयोडीन का कलर ये ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एनर्जी गैप क्या है, स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लिया, एक्साइट हो गया, इलेक्ट्रॉन्स कम एनर्जी लिया, एक्साइट होकर LUMO में चला गया। जब वो LUMO से HOMO रिटर्न्स होगा तो वो उस वेवलेंथ को इमिट करेगा जिसका एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक, अब ये बताओ एनर्जी मैक्सिमम किसका है? एनर्जी वायलेट का। हाँ, तो इसलिए देखो वायलेट कलर, समझा? हाँ सर। चलो, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एनर्जी गैप मिनिमम होता है, यहाँ पर एनर्जी गैप मैक्सिमम होता है। तो ये जो हाइड्रोजन आर कलर ड्यू टू द ट्रांजिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम HOMO से LUMO, ध्यान रखना है। तो कलर शो करने का दो रीजन अभी तक आपको समझ में आ गया, दो और रीजन्स भी हैं कलर शो करने के लिए। उसको डी ब्लॉक, उसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े। एक होता है DD ट्रांजिशंस, DD ट्रांजिशंस के वजह से भी कलर शो होते हैं, Yes, उस sir. चैप्टर्स में हम देखेंगे। चलो, तो ये भी हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चंस और लिखो। एक क्वेश्चंस और लिखो, एक क्वेश्चंस लास्ट, एक लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज arrange following compound in increasing order of हो गया था ना सर फिर से बोलिए सर। arrange following compound in increasing order of
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ O bond length, KO2, Ba2, O2 और ओजोन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ OO bond length. The following compound in O, तो क्या बोले थे? हाँ, arrange following compound in increasing order of O bond length. O bond length. तो इसमें तो पता है ना ये क्या है, ये K प्लस माइनस 1, दिस वन इज सुपर ऑक्साइड, और ये क्या है, पर ऑक्साइड है, और ये क्या है, ये सिंपल O2 है, और ये ओजोन है। बताओ इसमें अंतर है? हम्म 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 नहीं पढ़ा। अच्छा वो पढ़ लिया, बताओ इसमें तो SO3 हम्म हम्म कैसे निकालते हैं, कैसे? हाँ देखो देखो, हुआ? हाँ सर। चलो हाँ, सर। बताओ ऑर्डर, O2 लेस देन बॉन्ड ऑर्डर पहले बता दो, इसमें कितना था बॉन्ड ऑर्डर? 2 उसमें सर से 2 में 2 हाँ 2 और इसमें इसमें One. 1.5 1.5 1.5 घट जाएगा, और इसमें 1, 1 1 हाँ इसमें 1.5 1.5 1.5 1.5 बिल्कुल। तो ओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, तो सबसे छोटा सबसे बड़ा किस्म हो जाएगा, इसी में होगा ना, O2 माइनस का, O2 2 माइनस, फिर हाँ 2 माइनस का, ये दोनों का फिर सेम O2 होगा ना, माइनस, हाँ सर। हाँ सर, ये दोनों का सेम होगा ना, और फिर लास्टली क्या हो जाएगा, दैट विल बी O2। बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछता तो बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा है O2 का। O2 का सबसे ज्यादा O2 होगा, सबसे का। ज्यादा। फिर इन दोनों में कोई कंपेयर कर सकते थे? सिमिलर हो जाएगा। नहीं सर, एंटी उसमें बॉन्डिंग से ना सर एंटी बॉन्डिंग यहाँ से होगा, 1.5 एंटी में बॉन्डिंग यहाँ पर तो ऐसे हाँ। पता नहीं कर सकते ना, O3 में कैसे पता क्योंकि करें? O3 में तो नहीं होगा। रुको देखो, ऐसे समझो, आपको पता है ना कि O3 में अगर कोई बच्चा जानता है कि तो इसमें भी तो रेजोनेंस होता है यार, हाँ सर। इसमें हाँ, रेजोनेंस हाँ सर, अगर आपको रेजोनेंस पता तो होगा, होगा। हाँ रेजोनेंस होगा, तो अगर रेजोनेंस होगा ना तो इसके अंदर तो partial stable हो double जाएगा। bond character है ना? स्टेबल हो जाएगा, स्टेबिलिटी आ जाएगा। मतलब ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एज कम्पेयर टू दैट, और इसमें तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ सर। तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, समझा? और उसके बाद क्या, O2 माइनस, और फिर फाइनली O2 2 माइनस। माइनस। तो ये सब अगर किन्हीं बच्चे को ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि रेजोनेंस कैसे हम रियल हाइब्रिड निकालते हैं, तो आपको इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, हम बताएंगे ये सब, ठीक? हाँ सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर हाँ कुछ डाउट था? हाँ सर, एक सर क्वेश्चन था सर, एक हाँ। क्वेश्चन पे मॉड्यूल में था कि NH3 एंड BF3 combine radially because of the formation of क्या सर NH3 एंड BF3 combine radially because of the formation of, और 4 ऑप्शन दिया है।
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ये हाँ। NH3 अमोनिया है ना, अमोनिया, हाँ सर, और ये BH3, तो आपको BF3। तो मैं बताया था BF3 ना, हाँ तो ये क्या, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ओ तो सर ऑप्शंस समझ क्या गया था, मतलब। ऑप्शंस बताएगा तो ना, हाँ ये सर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनता है ना यार, इसके पास देखो हाँ 6 सर, इलेक्ट्रॉन्स है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका देखो लोन पेयर, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लुईस बेस की तरह काम करेगा, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा, और दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। हाँ सर। इसी, ये जो प्रोडक्ट बनता है ना, इसको ये भी ध्यान रखना है, इसको अडक्ट एडक्ट बोलते हैं, एडक्ट, ये सब तो बताया था क्लास में। हाँ सर बताए थे सर, मैं उस दिन नहीं हाँ था। सर। चलो चलो ठीक है, ओके। सर और एक तो क्वेश्चन था सर, सर N3H का सर ये क्या होगा वो? हाँ हाँ, N3H का क्या, हाँ N3H में क्या सर, उसमें उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, हाँ N3H, ये N3H था या कुछ दूसरा और था? नहीं सर, N3H ही दिया हुआ है सर, क्वेश्चन में दिया हुआ कि तो N3H geometry of मतलब the- सर हम्म? दिया हुआ कि जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज। N3 प्लस है, माइनस है, ये N3H है, सर दिया हुआ है कि जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिस्टॉर्टेड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी फॉर H2O, NH3, N3H एंड XCF2। अच्छा, ये कुछ और मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, या तो देखो N3 प्लस होना चाहिए या N3 माइनस होना चाहिए। एक तो बोलते हैं, एक तो एजाइड आयन, तो इसका बताया था ना N3 माइनस का, इसको अजाइड आयन बोलते थे हम लोग, हाँ सर। एजाइड आयन। तो अजाइड आयन का स्ट्रक्चर बनाना आता है, अजाइड आयन का बनाना बताए थे ना, N3 हाँ सर। माइनस का, तो ये आई थिंक सो लगता है ऐसा होगा ना, N3 माइनस और H प्लस में ऐसा कुछ टूट जाता होगा। तो अगर आपको N3 का स्ट्रक्चर बनाना आता है तो ज्योमेट्री भी वही डिसाइड करेगा, समझा? हाँ सर समझ गया। हाँ, कि अगर आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना आता है तो इससे ज्योमेट्री निकल जाएगा ना, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर रिस्पांसिबल फॉर देयर ज्योमेट्री। आयनिक बॉन्ड तो क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। हाँ सर। ठीक, चलो हाँ ओके।